अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक मुलाकात कई कहानियां। गुज़श्ता रोज़ की वज़ीर आज़म इमरान खान और काफ लीग के चौधरी बिरादरान की मुलाकात की जो ख़बरें हैं वो कई आ रही हैं। मुलाकात में क्या बात हुई है इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। हुकूमती वज़राए से मुतल्लिक कहते हैं कि काफ लीग ने कह दिया है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के साथ हैं, वादा निभाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में से हवा निकल चुकी है। लेकिन ज़राए दूसरी जानिब ये भी दावा करते हैं कि मुलाकात में तो अदम एतमाद के ऊपर बात हुई ही नहीं, तबादला ख्याल हुआ ही नहीं। बस इतना हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करते हुए चौधरी परवेज़ इलाहिया चौधरी शुजात साहब को कहा कि सुना है कि 14 साल बाद आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के बहाने बहुत लोगों को मुलाकात की याद आई। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर गुज़श्ता रात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, बल्कि मुख्तलिफ टॉक शोज़ का हिस्सा बनते हुए, वफाकी वज़ीर भी हैं, काफ़ी क्या हम रहनुमा है तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने कहा कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है अभी तक कि हुकूमत के साथ रहना है या फिर अपोजिशन के साथ जाना है। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें काफ लीग की मुट्ठी बंद, आगे क्या होना है, किस तरफ ये ऊँट बैठेगा, सब अंदाजे तो लगा रहे हैं लेकिन कुछ सामने खुलकर नहीं आ रहा। अपने तज्जियाकारों से ज़रा ये सूरत हाल समझने की कोशिश करते हैं और आज तक क्या अपडेट लग रही है, क्या आसार लग रहे हैं उनको, सर ये जानते हैं। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि काफ लीग किसके साथ जाएगी, अपोजिशन या फिर इमरान खान। हमें पैनल पर आज ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा और अथर काजमी साहब भी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपका रुख करूँगी, बड़े बाखबर तज्जियाकार हैं आप, मुझे बताएं आपकी इत्तलात और आपकी खबरें क्या कहती हैं। क्या चौधरी बिरादरान ने कोई फैसला किया है? मेरा ख्याल है चौधरी बिरादरान ये तय कर चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद में वो हुकूमत का साथ देंगे और वो अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता एक विंडो जो है वो उन्होंने जानबूझ के खुली रखी है, वो ये है कि कोई बहुत बड़ा अगर रेबिलियन हो जाए पीटीआई के अंदर, कोई बहुत बड़ी आम बगावत हो जाए और इत्तेहादी भी हिल जाए, तो फिर उन्होंने एक रास्ता रखा है। लेकिन जनरली मेरा ख्याल है अभी तक वो यही फैसला कर चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ रहेंगे। फिलहाल हुकूमत को हटाने का उनका इरादा नहीं है। लेकिन सुहेल साहब, फिर वो बात हो रही थी ना कि 3 सवाल उन्होंने दिए हैं, ज़राए से आ रहा था, हमारे नुमाइंदे आजम मलिक ने रिपोर्ट किया था कि 3 सवाल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिए कि अगर इनके जवाब दें तो इसके बाद हम फैसला करेंगे। देखिए वो तो एक अलग, जब इनकार करना होता है तो उस वक्त कई सवालात खड़े हो जाते हैं, जब हाँ करनी होती है तो खामोशी से हाँ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हाँ नहीं ना है बारे में फिर जवाब बनाना और सवाल खड़े करना, वो तो आपको पता है सियासत में हो जाते हैं। ठीक है, हसन निसार साहब, आपकी तरफ यही पॉइंट लेके आऊंगी कि आपको लगता है कि कल जो एक तरह से दबे अल्फाज में कहा है चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म को कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लें, बाकी अमलन इसके ऊपर करेंगे, वो अमल भी करेंगे इसके ऊपर या फिर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप ही के प्रोग्राम में मैं इस पर कमेंट कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है लास्ट वीक था या क्या। अच्छा, 2-3 बातें हैं। नून लीग पे भरोसा करना एक ही सुराख से दूसरी तीसरी दफ़ा डसे जाने के बराबर है। इनको बहुत तल्ख तजर्बे हैं। चौधरी शुजात साहब की किताब है, वो आप पढ़ लो, अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, काफ लीग के साथ पीटीआई की तरफ से शान शान सलूक नहीं हुआ, क्योंकि इमरान को इस ख़ानदान से खौफज़दा कुछ लोगों ने गुमराह किए रखा, मुझे अंदाज़ा है उसका। तो इमरान को इनकी कदर करनी चाहिए, चूँकि ये बड़े रिवायती किस्म के लोग हैं, साथ नहीं छोड़ते। और ये मैं इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि चौधरी शुजात साहब की किताब पढ़ने के बाद बंदा हैरान रह जाता है कि इतने धोखे खाने के बावजूद ये आखिरी, मेरा ख्याल है इंतहा से भी आगे ये गुजर गए थे ये शरीफों के साथ अपने भरम शर्म दीद लिहाज, ये जो पंजाब के मखसूस एक्सप्रेशन हैं। सो मेरा ख्याल है ये साथ निभाएंगे, लेकिन इमरान को थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, लोगों की कदर करनी चाहिए। इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में कम होते हैं जो आखिरी हद तक जाते हैं। अच्छा सर, ये भी बता दें किसने इमरान खान साहब को बदगुमान किया चौधरियों से? नहीं, वो कोई इंडिविजुअल नहीं था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये अनाड़ी किस्म के जो लोग हैं ये खौफज़दा थे कि एक इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान, एक सियासी समझ बूझ रखने वाला ख़ानदान,
और ख़ास तौर पे जिस तरह का मुनस है, एक्सट्रीमली एंटरप्राइजिंग, हाईली एजुकेटेड यंग मैन, तो दे वर स्केर्ड, और उनका कोई लंबा चौड़ा उनका कोई मोटिव हो नहीं सकता चूंकि उनकी औकात ऐसी नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो छोड़ें, आप अमानत होती हैं जो बातें, कुछ बातें अमानत होती हैं। अच्छा चलें मेहमान, कुछ बातें अमानत होती हैं। हसन निसार साहब तो नहीं हमें बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सलूक अच्छा नहीं किया चौधरी बिरादरान के साथ। आप किस तरह से देख रही हैं? जिस तरह से अभी सुहेल साहब ने भी कहा, एक विंडो खुली रखी है अभी चौधरी बिरादरान ने, क्यों लगता है आपको कि अभी भी कोई इम्कान है उधर चले जाएं वो अपोजिशन के साथ? देखिए लीना, जो बात हसन साहब ने और सुहेल साहब दोनों ने की है, पहली चीज तो ये है कि पीटीआई के साथ वाकई पीएमएलक्यू के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे तहादी होने के बावजूद। इसी प्रोग्राम में हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो रवैया था वो वज़ीर आज़म साहब का या जो है वो पीएमएलक्यू की लीडरशिप की तरफ सही नहीं था। ये हम पहले माजी में इस चीज़ की डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए फिलहाल तो लगता है ऐसे ही है कि पीएमएलक्यू अभी तो फिलहाल हुकूमत के साथ होगी, लेकिन अगर एक तीसरा ऑप्शन होता तो शायद मैं वो लेती कि वो अभी अपने आप के साथ है, बेसिकली अपना जो इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट होता है इत्तेहादियों का, वो अपने साथ है। क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि देखिए, मैंने पहले भी ये बात अर्ज कर चुकी हूँ कि इत्तेहादी जो होते हैं वो हुकूमत का साथ तभी छोड़ते हैं या तो उन्हें लग रहा हो कि बिल्कुल अभी इलेक्शन आने वाले और हुकूमत बहुत अनपॉपुलर है तो उस वक्त, या उन्हें लग रहा हो कि हुकूमत जा रही है, यानी पूरी की पूरी उस चीज की गारंटी हो। तो ये जो चीजें होती है। और एक तीसरा फैक्टर है कि जिसकी तरफ से अभी फिलवक्त खामोशी है या ये कहा जा रहा है न्यूट्रलिटी है, जिसकी वजह से हुकूमत खुद जो है वो हाथ पैर मार रही है और इत्तेहादियों के साथ इस तरह से मुलाकातें भी कर रही हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी फरोग नसीम साहब ने भी कहा है कि वजीर आजम साहब जल्द बहादुराबाद भी जाएंगे एमकेएम की लीडरशिप को मिलने के लिए। तो देखिए, ये अगर इत्तेहादियों को जो मिल रहा है, ये जो खामोशी और न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि हुकूमत ने अब खुद इत्तेहादियों को अपने साथ रखना है, और उस वक्त तक अगर इत्तेहादी जो है वो इसमें से कुछ गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन से मुलाकातों में इत्तेहादियों को बहुत कुछ गेन हुआ है। वो रिलीफ अवाम को भी मिला है, ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों की सूरत में, और दूसरी तरफ इत्तेहादियों को भी एक रिलीफ भी मिला है और उसका फायदा भी मिला है ऑपोजिशन से मुलाकातों का। असल में अगर ऑपोजिशन ने जो अगर कुछ करना है, वो ये कहते भी हैं ऑन द रिकॉर्ड भी कि हमें इत्तेहादियों के बगैर ही हम जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। लेकिन उस पर सुहेल साहब बहुत दफा ये बात कर चुके हैं कि वो पीटीआई के अंदर से ही एक अगर ग्रुप निकलेगा जिसके साथ जो राब्ते हैं वो तो खुलेआम नहीं हो रहे, वो मुलाकातें खुलेआम नहीं हो रही जिस तरह इत्तेहादियों के साथ हो रही थी। वो राब्ते, वो मुलाकातें वो बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रही हैं, और उनकी लिस्टें भी, इसीलिए नून लीग ने अपनी लिस्टें तैयार की हैं, पीपल्स पार्टी ने अपनी की हैं, जेयूआईएफ ने अपनी की हैं। लेकिन क्या वो भी कोई चीज लाता है, रंग लाती है कि नहीं, ये तो जाहिर बात है हवाओं का रुख कब तब्दील होता है, किस तरीके से होता है। अभी तो मेरे ख्याल में जो मतलब अभी तक आप ये कह रही हैं कि ये कहना सिर्फ इत्तेहादियों के और काफली के बेसिस पे के तरीके अदम एतमाद में से हवा निकल गई है, दुरुस्त नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कुछ हो वहां से तो कुछ हो सकता है। ठीक है जी सुहेल साहब तो ये पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा रिलायंस ही उनके ऊपर है बजाय इसके कि कल भी बड़ी डिटेल में सुहेल साहब ने हमें समझाया। अतर, आप किस तरह से तज्जिया करते हैं इस सारी सिचुएशन का? देखिए, अब ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की, उसके बाद भी मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि उन्होंने मुकम्मल आपको सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है कि जी वज़ीर आज़म साहब हम आपके पीछे खड़े हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने कोई फाइनल बात नहीं की। बात ये है कि इस वक्त सामने हकायक क्या है। कहानियां ये हैं कि 3 साल से जो हम सुनते आ रहे हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, हम इस्तीफे दे रहे हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग काफ इस वक्त वफाक में भी और पंजाब में भी हुकूमत में है। मोनस अलाई वफाकी वजीर हैं, परवेज अलाई साहब स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। तो हकीकत यह है कि इस वक्त वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब अगर वो हुकूमत से निकलेंगे तो नून लीग के पास या पीपल्स पार्टी के पास उनको देने के लिए है क्या? वो किस बुनियाद के ऊपर फैसला कर लेंगे कि इमरान खान को हम छोड़ दें और इन लोगों के साथ मिल जाएं और इसमें हमारा फायदा होगा? वो लोग जो इस वक्त बरतानिया के मुख्तलिफ महकमों के अंदर दरखास्तें दे रहे हैं कि जी हमारे वीजे बहाल करो, उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें कि वो बरतानिया कितना अरसा रहेंगे या मुल्क वापस कब आएंगे। उन्होंने चौधरियों को क्या देना है? बाकी इसकी जो तारीख है वो हसन निसार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दी। तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी इस वक्त किसी भी मूड में है कि वो इमरान खान साहब को डिच करेंगे। और जहां तक न्यूट्रल होने का ताल्लुक है, वही तो असल मसला है ऑपोजिशन का।
वही तो दस्ते शफकत उनको नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से उनको भागदौड़ करनी पड़ रही है और वो ये तासुर कायम करना चाहते हैं। और तासुर किसके लिए? इलेक्टेबल्स के लिए, अगले इलेक्शंस के लिए, कि हमारे सर के ऊपर हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से नाराज हो चुकी है। तो ये सारी चीज उस परसेप्शन को क्रिएट करने की एक्सरसाइज है जिसमें अभी तक जो है वो ऑपोजिशन कामयाब नहीं हुई। अच्छा, मैं ये जो आपने बात की सुहेल साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी ब्रेक से पहले। सुहेल साहब, क्या सिर्फ न्यूट्रलिटी की बात है? क्योंकि जब हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो ये भी तो बातें सामने आती है कि बहुत से लोग हैं जो पीटीआई की अपनी पॉलिसी से तंग हैं, कहते हैं जो पार्टी पहले दिन बनाई आज अमली तौर पर वो पार्टी है नहीं, इसलिए बहुत से ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो या तो जरा के मुताबिक रेजिग्नेशन दे सकते हैं आने वाले दिनों में या फिर कुछ बड़े बड़े ऐलानात कर सकते हैं। इससे मतलब आपका क्या तज्जिया और खबर है? बुनियादी बात यह है कि तरीके अदब एतमाद बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ है, बहुत वसाइल है, और साथ ही पीटीआई के लोग जो बागी हैं वो भी उसकी आवाज पे साथ करें, फिर जाके कहीं तहरीक अदम एतमाद मुमकिन होगी। ठीक है जी, अभी तक के जो हालात है उसके मुताबिक मेरे 3 एनालिस्ट ये कहते हैं कि काफ लीग गो कि उनकी मुट्ठी बंद है, एक विंडो उन्होंने ओपन रखी है, लेकिन वो अभी तक हुकूमत के साथ ही हैं, अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे। एक ब्रेक लेनी है, एक बड़ा अहम इशू है जो पूरे मुल्क को मुतासिर किया हुआ है, लेकिन कुछ शहर हैं जिनको ये खुसूसी तौर पर बड़ा ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। क्या इशू है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एक बहुत अहम इशू है स्ट्रीट क्राइम। कराची में तो हम इसके बारे में हर रोज़ न्यूज़ पैकेजेस भी चलाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ये हर शहरी को इम्पैक्ट कर रहा है और दिल में हमेशा एक खौफ बैठा रहता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका जान और माल महफूज नहीं है। लेकिन लाहौर के बारे में ख़ास तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि वो एक सेफ़ सिटी है, मॉनिटर्ड सिटी है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस हैं जो कि हर वक्त गश्त कर रही होती हैं और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती हैं। लेकिन ये जो रीसेंट नंबर्स सामने आए हैं लाहौर में स्ट्रीट क्राइम से मुतल्लिक, बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही हैरान कुन और होशरुबा हैं। आपसे नंबर्स शेयर करते हैं। बताया जा रहा है कि 2022 में जो पहले 50 दिन है इसके दौरान स्ट्रीट क्राइम 100 गुना बढ़ गया है, 100 गुना। पहले 50 दिनों में 5765 वारदातें हुई हैं, जिसमें नकदी, लूटमार, जेवरात, दीगर अशिया चोरी हुई, छीनी गई। 3 शहरियों को कत्ल किया गया, 56 गाड़ियां बताई जाती हैं जो छीनी गई हैं और इसी तरह 915 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि चोरी हुई हैं। अब गुज़श्ता बरस यानी 2021 में जो इब्तदाई 50 रोज़ थे उसमें जो फिगर्स थे वो 2246 वारदातें हुई थी। अब इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है और इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग के बावजूद इसकी वजह है क्या? अपने एनालिस्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका रुख करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा लाहौर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि लाहौर तो सेफ सिटी, जहाँ पर कैमराज मौजूद हैं, सब कुछ बड़ा डिजिटाइज्ड है, चालान ही चालान तक होते हैं वहाँ पर कि हर चीज़ मॉनिटर्ड है। तो फिर वहाँ पर ये क्यों बढ़ रही हैं वारदातें? क्योंकि जो लाहौर मुझे याद है वहाँ पर तो हम रात को आराम से निकलते थे, कोई डर खौफ नहीं होता था। अब दिन दिहाड़े ये सब कुछ हो रहा है। देखिए अलीना, खाली लाहौर ही नहीं, अगर आप इस्लामाबाद में भी देखिए तो वहां पर भी आपको बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। लेकिन जो एक चीज है कि क्या स्ट्रीट क्राइम को हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज से लेके ये लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बन गई है या ये पुलिस का कसूर है, तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। ज़ोहा वसीम साहिबा हैं, एक बड़ी रिनाउंड एकेडमिक हैं, उन्होंने डॉन के अंदर पिछले महीने एक आर्टिकल लिखा था क्राइम कंट्रोल। वो था तो कराची के स्ट्रीट क्राइम के बारे में, लेकिन वो अप्लाई होता है ओवरऑल भी। अगर आप पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर अगर आप बाकी पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद वगैरह में अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स के देखें तो उसके अंदर उन्होंने बात ये की थी कि देखिए जो सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रीट क्राइम्स के इजाफे की, जो पेटी थेफ्ट, जिस तरह आपने भी बताया, चोरियां, डकैतियां, पिक पॉकेटिंग, कोई मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह की जो चीजें, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली ये स्ट्रीट क्राइम होते हैं। पुलिसिंग उसका उन्होंने लिखा है ज़ोहा वसीम साहिबा ने कि इसका एक लिमिटेड रिस्पॉन्स है और असल इसके लिए जो प्रिवेंशन के लिए जरूरत है वो है कि आप टारगेट करें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो सोसाइटी के अंदर है, जिस तरह के इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है और लोगों की कुव्वत खरीद नहीं
सुनी, और फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ी हुई है, फिर उसके अंदर उन्होंने बात की कि क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से होती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और उनकी एम्पावरमेंट नहीं होती वर्किंग क्लास की। और उन्होंने कहा कि असल में जो असल इसकी वजह वो है, ये सारे सिम्टम्स हैं डीप रूटेड ग्रीवेंसेस लोगों की, जो एक सोसाइटी से, मुआशरे से, हुकूमत से है। वो बेसिकली एक गवर्नेंस का मसला आ जाता है, यानी कि फॉल्टी गवर्नेंस। और दूसरी चीज जो उन्होंने बात की है कि जो पॉलिटिकल वादे किए गए हैं वो पूरे ना किए गए। जिस तरह जो आप जब वर्किंग क्लास से वादे करते हैं, आप जब गरीबों से वादे करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मजीद उन चीजों को जिस तरह बढ़ाया जाता है कि आपने जी सिर्फ बेगर्स के खिलाफ एक पूरा का पूरा जी आपने कर दिया, इनको हटा दो, फिर आप इनको पॉश एरिया से निकाल दें या इस तरह की चीजें कर लें, वो बल्कि ज्यादा फीड इन करती हैं चीजों में। तो मेरे ख्याल में जो ये जोहा वसीम साहबा का आर्टिकल, और खैर उनकी तो इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है कि खाली आप पुलिस के ऊपर या पुलिसिंग के ऊपर या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप ये नहीं डाल सकते। असल मसला सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये एक उसका रिस्पॉन्स है। सोहेल साहब, क्या दुरुस्त है? क्योंकि कई दफ़ा हम जब पहले भी इसके ऊपर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, सोशो इकोनॉमिक जो मसाइल हैं वो अपनी जगह, वो हर माशरे में होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है, जहाँ पर पुलिस मुतहरिक होती है, और लाहौर में तो ख़ास तौर पे बड़ी ज़्यादा फोर्सेज है, डॉल्फिन फोर्स ले लें, दीगर जो आपकी गश्ती फोर्सेज होती हैं उनको ले लें, जब ये लोग निगरानी कर रहे हैं तो इनका फिर क्या फ़ायदा? उसके साथ साथ अगर पुलिस की अच्छी निगरानी है तो फिर तो इसको कम होना चाहिए। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बज़ाहिर जब ये नई फोर्सेस बनी थी और सेफ सिटी का निज़ाम था तो लाहौर में काफ़ी अमन और सुकून आ गया था। तो लेकिन अब जो जो वक्त के साथ इनकी गिरफ्त ढीली पड़ी है, और जाहिर है महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, इसके सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी पड़े हैं, तो ये दोबारा से क्राइम की लहर आ गई है। तो मेरा ख्याल है दोबारा से सिक्योरिटी को भी टाइटन करना पड़ेगा। और जाहिर है सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो तो सिर्फ पुलिस वालों के बस में नहीं होते, वो तो सारी सोसाइटी के बस में होते हैं। तो वो दोनों चीजें ठीक होंगी तो तभी जाकर क्राइम रेट जो है वो नीचे आएगा। लेकिन सर, आप ये जो समझते हैं कि वक्त के साथ साथ इसमें कमी आई है, क्यों? क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, मॉनिटर हो रही है हर चीज़, फिर हर बड़ी सड़क पर, छोटी जगहों पर पुलिस गश्त कर रही है, फिर क्या वजह है? वो आपको पता है, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें ज्यादा ताकत, ज्यादा फोर्स, एनर्जी वो होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाती है। अब हम वो ये जो सारी फोर्सेस हैं, पहले ये नजर आती थी हर जगह बहुत एक्टिव, अब उतनी एक्टिव नजर नहीं आती। शायद वो थक गई हैं या उनको एनर्जाइज करने की जरूरत है, दोबारा से स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, या उनके जो हदूद है दोबारा से उनका तयन करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कोई इनको दोबारा एनर्जी दी जाए। सर वैसे तो कैसे एनर्जी दी जाए? क्योंकि हमने तो ये सुना हुआ है कि, और कंपेयर भी करें तो बड़ा हकीकत है कि पंजाब में पुलिस अफसरान, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, जनरली ज्यादा बेहतर उनकी तनख्वाहें हैं कंपेयर टू कराची, तो और किस तरह एनर्जी मिले? मेरा ख्याल है कि उसकी शाबाश भी देनी चाहिए। अच्छा। जो अच्छा काम करे उसको शाबाश दे, अच्छा काम ना करे, जो कोताही करे उसको सजा दे। तो सजा जजा का तस्वर जो है वो उसको बेहतर तरीके से महकमा पुलिस में लाने की जरूरत है। ठीक है। तो उस जैसे सोसाइटी में जरूरत होती है तो ये होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा एनर्जाइज करने की ज़रूरत है पुलिस फोर्सेस को, सजा जजा का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है, तो फिर शायद कुछ बेहतरी आए। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हसन निसार साहब और अथर काज़मी साहब क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं लाहौर में खासकर बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नए साल के यानी 2022 के पहले 50 दिनों में 100 गुना इजाफा हुआ है स्ट्रीट क्राइम में। अब जैसे कि मैंने इब्तदाई में भी कहा और अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लाहौर के बारे में तो तस्वुर किया जाता है कि एक सेफ सिटी है, मॉनिटर्ड सिटी है, एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पर कैमराज से मॉनिटर होती हैं शाहराहें बड़ी बड़ी आपकी, और बड़ा अच्छा पुलिसिंग का निज़ाम भी है। वहाँ पर क्यों इस नौयत की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं? हसन निसार साहब, क्या तज्जिया आपका? महमल कहती हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोहेल साहब ने तज्जिया किया थोड़ा सा फोर्सेस से मुतल्लिक, आप क्या समझते हैं? देखिए लीना, 3 बेसिक और ऑब्वियस रीजंस हैं इसकी। पहली बात ये है कि इंतज़ामी कमज़ोरी है ये, जिसको महमल कह रही थी गवर्नेंस, बिल्कुल वही बात है, इंतज़ामी कमज़ोरी है। दूसरी है माली कमज़ोरी, यानी जो मुल्क में ओवरऑल एक फाइनेंशियल क्रंच
चल रहा है, जिन तबकात के लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तीसरी रीज़न है इसकी बढ़ती हुई आबादी। इधर इस बदनसीब मुल्क के किसी दानिश्वर का, किसी सियासतदान का ध्यान नहीं जा रहा। ये क़यामत है। ये बढ़ती हुई आबादी अगर यूं ही बढ़ती रही तो मुल्क की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी का एक मोरा भी बाकी नहीं बचेगा। मैं 30 साल से लिख रहा हूं। मैं रिलीजियसली हर साल मिनिमम 2 कॉलम में वक्फ करता हूं अपने काम की ज़कात के तौर पे कि किसी को शायद हया आए, शर्म आए और कोई सोचे। तीसरी रीज़न है बढ़ती हुई आबादी। अच्छा, अभी बात हो रही थी नित नई फोर्सेस की, तो भाई ये नित नई फोर्सेस जो हैं ये पुरुष के हाथी होते हैं अगर इनको मैनेज ना किया जाए। ये टू मेनी कुक्स। और ये अंग्रेजी का एक आम सा एक मुहावरा है कि व्हेन यू ग्रो फैट यू कैनॉट रन फास्ट। ये इस तरह की फोर्सेस को तो एक्सट्रीमली स्मार्ट होना चाहिए। यहां तो दुनिया ही और है, भारत। ठीक, मेरे नजदीक ये बेसिकली ये 3 रीजन है। बहुत अहम बात। अतर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर आते हैं कि बेसिक इंतजामी उमूर, क्या आपको लगता है कि पंजाब उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा जिस तरह से पहले होता था? और इसी वजह से, हालांकि वज़ीर आज़म का तो नारा भी था कि वो मज़ीद मजबूत करेंगे पुलिस फोर्सेस को, ख़ास तौर पे मज़ीद मुतहरिक बनाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करेंगे, फिर ये क्यों नज़र आ रही हैं हमें जो फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स बता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ 2 महीने के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हो सकता है कि आगे जाके साल भर में ये फिर एडजस्ट हो जाएं, इसलिए कि 1 महीने में हो सकता है ज्यादा क्राइम हो और अगले महीने में बिल्कुल क्राइम ना हो, तो साल के आखिर में जाके फिर आप इसका सही बता सकते हैं कि औसतन कितने फीसद बढ़े या कितने फीसद कम हो। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये ताल्लुक है इंतजामी अमूर का, जितनी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती हैं वो दुनिया में जहां पे भी हो वहां पे इस तरह की मुश्किलात होती हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि अगर पूरे मुल्क में आबादी ना भी बढ़ रही हो, उस शहर की आबादी बढ़ रही होती है, लोग वहां पे माइग्रेट करते हैं। आप न्यूयॉर्क की मिसाल ले लें, आप लंदन की मिसाल ले लें, आप पेरिस की मिसाल ले लें। उधर मसला क्या होता है? बुनियादी मसला वही होता है जो हसन नसार साहब ने कहा, आबादी वहां पे बढ़ती है, आउटस्कर्ट से, दीगर इलाकों से लोग वहां पे शिफ्ट होते हैं। अब जहां तक इंतजामी अमूर का ताल्लुक है, यकीनन उसमें कोई ना कोई कहीं ना कोई कोताही तो होगी, इसलिए कि बड़ा एक मंत्रा ये था इस हुकूमत का कि रिफॉर्म्स, कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। KPK में हमने पुलिस रिफॉर्म्स की, हम पंजाब में भी करेंगे, लेकिन पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ। जब रिफॉर्म्स की बात होती है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। नहीं जी, रिफॉर्म्स का ये मकसद होता है कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी रिलीफ मिले। जब तक आपकी पुलिस को रिलीफ नहीं मिलेगा, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर नहीं होंगी, उनका हौसला नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उनके लिए भी फिर बड़े लंबे अरसे के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और यही चीज हम देख रहे हैं, जिसकी तरफ पहले भी हमने इस प्रोग्राम के अंदर इशारा किया कि शुरू में तो लोग बड़े मुतहरिक नजर आए, बड़ी फोर्सेस मुतहरिक नजर आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पीछे होता गया। लेकिन इसी लाहौर के अंदर हमने ये भी देखा कि कब्जा माफिया से बड़े पैमाने के ऊपर जमीनें भी खाली करवाई गई। इसी लाहौर के अंदर हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने पैलेस बनाए हुए थे कब्जा करके सरकारी जमीनों पे, वहां पे वो पैलेस तोड़े भी गए। तो जहां पे कुछ चीजें बुराई हैं, वहां पे थोड़ी बहुत अच्छाई भी हमें नजर आती है कि लाहौर के अंदर बेहतरी हुई है, बिल्कुल ही डूम एंड ग्लूम नहीं है। महमल, आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए अलीना, जो बात है ना, जो स्ट्रीट क्राइम है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड और वो इस तरह की चीजों में नहीं आता। वो बेसिकली है यही जो डकैतियां हैं और ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, इवन छोटी मोटी ड्रग ट्रेड वगैरह भी इस चीज के अंदर आ जाती है। तो मेरे ख्याल में असल जो चीज जो हम बार बार, मैं तो सच्ची बात है, जो जोहा को मैं इस पे एक अथॉरिटी समझती हूँ, जोहा वसीम साहबा को, और इसलिए मैं उनके आर्टिकल की तरफ बार बार इसलिए इशारा करी क्योंकि जो फैक्टर्स उन्होंने गिनवाए हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई करते हैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, क्योंकि ये ओवरऑल एक क्राइम या जिस तरह यानी कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो दहशतगर्दी के लिए, जिस तरह कुछ और डिपार्टमेंट है वो स्पेसिफिक को बड़ा क्राइम हो रहा है वो उसके लिए अलग चीजें होती हैं, उसके लिए पुलिसिंग, जाहिर बात है पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसकी जरूरत होती है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक फर्क किस्म का क्राइम है। इस वजह से सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, महंगाई, गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर ये कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वर्किंग क्लास की, उसके जो वादे बहुत करते हैं लेकिन हमारी जो आप जो कह रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, वो एक फैक्टर, अगेन वो एक फैक्टर, लेकिन जैसे मैंने सुहेल साहब से भी पूछा स्ट्रीट क्राइम पे यकीनन आप कह लें प्राइम फैक्टर, लेकिन
मेरा सवाल फिर वहीं, जब आपको इतना मॉनिटर किया जाता है आपके शहर को, जब जगह जगह नाके लगे हुए, जब हम सुनते हैं कि पुलिस फोर्स हर बड़ी शाहराह पे खड़ी है, हर जगह पे देख रही है, मुख्तलिफ फोर्सेज हैं जो गश्त कर रही हैं, फिर भी ये सब कुछ होना इसके बावजूद काफ़ी तशवीशनाक होता है। देखिए अलीना, तशवीशनाक तो होता है, लेकिन जब तक आप उसकी मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप ये इनकम इनइक्वालिटी और ये सब क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म करेंगे, तब तक आप इस तरह के पेटी थेफ्ट को, ये पेटी थेफ्ट है ना स्ट्रीट क्राइम, तो उसके अंदर जुमरे में आता है, इसको नहीं आप रोक सकते। बड़े आप उन चीजों को कर सकते हैं। दूसरा क्या, पंजाब के अंदर एक और फैक्टर भी अगर आपने उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, तो वो ये भी है कि कंटिन्यूटी भी पुलिस के अंदर और स्टेबिलिटी भी नहीं है। हमने देखा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस भी हमने पंजाब पुलिस के अंदर होते देखी है, तो एक वो वाली चीज भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी जो स्ट्रीट क्राइम है ना, उसको जरा फर्क रखना चाहिए ओवरऑल एक पुलिसिंग और उस चीज से। सुनील साहब, क्या स्ट्रीट क्राइम को पुलिसिंग और ओवरऑल जो क्राइम की सिचुएशन है उससे मुख्तलिफ रखना चाहिए? और सिंध ने इसका एक तजवीज़ दी है, क्योंकि यहाँ पर तो एक बड़ा हकीकी और बुनियादी मसला है ये स्ट्रीट क्राइम का, डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा जी जो चोर डाकू हैं उनको ई टैग किया जाए। क्या आपको लगता है कि पंजाब में भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए या मजीद इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हम अगर अपनी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें, उनको वाइटलिटी फ्राहम करें, एनर्जी फ्राहम करें, एनर्जाइज करें और जज़ा और सजा का जो है वो सही तस्वुर जो है उनके अंदर कायम करें, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर हो जाएगा। पंजाब में टेंडेंसी जो है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कराची में है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी कोशिश की जाए तो ये फौरन क्राइम रेट फॉल कर जाएगा। सर, जब आप जज़ा और सजा का निज़ाम कहते हैं पुलिस के अंदर, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, आपकी क्या मुराद है? देखिए, फर्ज करें कोई अच्छा काम करता है तो उसको इसकी शाबाश दी जाए, उसको इनाम दिया जाए पुलिस के अंदर, और जो अच्छा काम नहीं करता, जो कोताही करता है, जिसके एरिया में फर्ज करें ये वारदातें ज्यादा हो रही हैं, उसको सजा दी जाए। जिसके एरिया में ये चीजें रोकी जा रही हैं उसको जो है इनाम दिया जाए, तो डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हसन निसार साहब, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से जज़ा और सज़ा का निज़ाम हम मुतारिफ करवाएं तो उससे चीज़ों में बेहतरी आएगी, या फिर क्या हल तजवीज़ करते हैं आप? मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको पैरेलली सबको करना पड़ेगा। अगर वॉर फुटिंग्स के ऊपर इक़दाम उठाएं तो क्या होने चाहिए पंजाब हुकूमत के? सजा जदा वाली बात में ये तो जिंदगी का मरकजी ख्याल है। सजा जदा ये तो बचपन से लेके मौत के बाद तक ये तो एप्लीकेबल है हर जगह पे। मतलब वो तो मतलब ये तो कोई दुनिया का कोई कारोबार इसके बगैर चल ही नहीं सकता। वो तो इट्स टू ऑब्वियस, वो तो बेसिक बात है ना जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, दोस्त हमारे बहुत पर उम्मीद हैं, अल्लाह करे ये ठीक हों, और आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसकी रीजंस जो है ना, ये इन तीनों के अंडे बच्चे बेशुमार हैं। मैंने जो 3 रीजंस बताई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबने यही बात की है। तो इन 3 चीजों के अंडे बच्चे इतने लातादाद हैं जिसका शुमार कोई नहीं। लोकल बॉडीज का ही सिर पैर कोई नहीं है, जो वाली वारस ही कोई नहीं है बुनियादी तौर पे लोगों का। तो इसलिए वो कर लो आप सजा जजा। ये पुलिस स्पेंडिंग भी इंक्रीज करने की जरूरत है ना अलीना, पुलिस को सहूलतें क्या देते हैं? अच्छा नहीं, लेकिन पंजाब में तो कंपैरेटिवली बहुत डेफिनेटली नहीं, मैंने जो फाइनेंशियल क्रंच की बात की है तो वो फाइनेंशियल क्रंच पुलिस वालों के लिए भी, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी जिन लोगों ने डील करना होता है उनको तो बेचारे उनकी तो सैलरीज देख के, लेकिन पंजाब में तो कंपैरेटिवली बेहतर होती हैं इनकी सैलरीज वगैरह, इंसेंटिव्स भी। इवन महमल कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं अलीना, बेहतर नहीं है। आप कांस्टेबल का टेक होम देखो। अच्छा, मैं अलीना ये कहना चाह रही थी कि हसन साहब ने जो लोकल कांस्टेबल्स की बात करो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो फील्ड पे निकला होता है, जो बाहर थानेदार होते हैं, उसको तो देख। महमल कुछ कहना चाह रही हैं जी?
जी जी अलीना, मैं कह रही थी कि जो हसन साहब ने लोकल बॉडीज की बात की ना, ये बहुत जरूरी है। जो मैं बात कर रही थी ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, जो ज़ुआ वसीम साहबा ने लिखा है, वो ये लोकल बॉडीज के थ्रू ही होती है ना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इतने ऐसे ये जब आप नहीं करेंगे, जो गली मोहल्ले की सियासत होती है, यानी कि अगर किसी के मोहल्ले में जो लोग हैं वहां से जो इलेक्ट होके आता है, वो उनके मसाइल सामने रखता है, तो वो फिर पॉलिटिकली एम्पावर्ड भी होते हैं। तो ये MNAs और MPs नहीं वो चीजें कर सकते जो एक लोकल बॉडीज के थ्रू चीजें होती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये वन ऑफ द की फैक्टर्स भी है इस चीज के अंदर। इनकम इनक्वालिटी जो होता है, रिच पुअर के गैप की हमेशा बात करते हैं, वो ये सारी चीजें मिलाकर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की मुख्तलिफ आरा और फिर उसके सोल्यूशंस भी आपने जाने, आपकी क्या राय है, हमें सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।